हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। तो जैसा कि आज मैं सिविल फाइनल ईयर का स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का थर्ड चैप्टर कॉलम बीम कनेक्शंस लेके आया हूं। तो इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है और मैंने इसमें प्रॉपर डिटेल डिस्कशन किया है ताकि इस चैप्टर में आपको दिक्कत ना हो। और क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं और जो एग्ज़ाम में आएगा उन्हीं से आएगा। आपको 60 मार्क्स इन्हीं से कवर करने हैं। तो आप मान के चलिए एक चैप्टर से 15 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तो आपके लिए पास होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अभी आप स्टीफन सीटेड देख रहे हैं, इससे पीछे अनस्टीफेंड और फ्रेम्ड कनेक्शन वो भी मैंने बताए हैं। वीडियो में आप आगे वो भी देखेंगे। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को स्टील टेबल देखने में प्रॉब्लम है या स्टील टेबल की को कैसे समझाया जाता है उसके लिए मैंने डिस्कस किया है। और इसके अलावा कनेक्शन से रिलेटेड और भी जो भी छोटी छोटी बातें हैं सारी मैंने बताई है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को भी आगे बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और जल्दी से जल्दी हम अधिक से अधिक आपका सपोर्ट कर सकें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो पे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है स्टील स्ट्रक्चर कि आपका पहले कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, जो हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है। तो उसमें इतना कोई डिटेल्स उस एग्ज़ाम की आपके लिए हेल्पफुल नहीं है इस बार। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉलम बीम कनेक्शंस के बारे में बेसिक डिटेल्स बता दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि पेपर किस तरीके का आएगा अभी आपको भी कोई आइडिया नहीं है और हमने भी कोई इसका प्रीवियस ईयर पेपर डिप्लोमा लेवल पे नहीं देखा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कॉलम और बीम कनेक्शन होता क्या है। ठीक है, कॉलम आप जानते हैं, अभी आपने आरसीसी में ही पढ़ा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर जिस पे वर्टिकल लोडिंग आती है। ठीक है, वर्टिकल लोडिंग से मतलब कोई भी वर्टिकल लोडिंग जो एक्सिस से पास हो रही हो। ठीक है, मतलब उसकी जो केंद्र अक्ष है उससे पास हो रही हो। एक्सियल लोडिंग आपके सिलेबस में एक्सेंट्रिक लोडिंग या फिर जो एक्सिस से हट के जो लोड लगता है, जैसे मान लीजिए ये टॉप सरफेस थोड़ा सा चौड़ा बना लेता हूँ, तो इसकी जो केंद्र की अक्ष है इसके अलावा जो हट के बल लगता है किसी भी तरफ लग जाए वो आपके सिलेबस में नहीं है। उत्केंद्रीय बल आपके में सिर्फ एक्सियल लोडिंग वाले केसेस ही हैं। ठीक है, एक्सियल लोडिंग के कॉलम में सीधे कंप्रेसिव फोर्सेज आती है और जो साइड में लगते हैं एक्सेंट्रिक लोडिंग मतलब केंद्र से हट के उनमें बेंडिंग मोमेंट भी आता है। ठीक है, तो आपके केस में पहली चीज़ तो यह है कि कॉलम किस तरीके का है। दूसरा बीम आप पढ़े हो, बीम ऐसा मेंबर है स्ट्रक्चर का जिस पर ट्रांसवर्स लोडिंग आती है। ठीक है, और ये झुकने की टेंडेंसी रखता है नीचे की तरफ। अब आपको जो इस सब टॉपिक में पढ़ना है वो है इनका आपस में जोड़। ठीक है, इनका जोड़ किस टाइप से होगा कि जैसे आपने किसी भी स्ट्रक्चर में जो उसका स्लैब का लोड है वो सीधे तो फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो बीम जाके जुड़ेगी वो स्लैब जाके किसी बीम पे रेस्ट करेगी और बीम जाके किसी कॉलम से जुड़ेगी और कॉलम लोड ट्रांसफ़र करेगा नीचे बेस पे। ठीक है, फाउंडेशन पे। तो इस टॉपिक में आपको बीम और कॉलम आपस में कैसे जोड़े जाते हैं ये पढ़ना है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ जो आपकी बुक ने तो क्लियर नहीं किया है पर ड्राइंग में कई जगह दे रखा है। कॉलम बीम कनेक्शन के अलावा बीम टू बीम कनेक्शन भी होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं और दोनों सिंपल हैं, एक ही जैसी हैं, पर कॉलम बीम के अलावा बीम टू बीम कनेक्शन भी होता है। आपके सिलेबस में कॉलम बीम दे रखा है पर ये भी सेम चीज़ है और आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो बीम टू बीम कनेक्शन में क्या है, बीम टू बीम में दो बीम आपस में जुड़ती हैं और बीम टू कॉलम टू बीम में एक कॉलम और बीम जुड़ती है। अब होता क्या है, यहाँ देखिए कॉलम और बीम जुड़ गया। बीम टू बीम में क्या होगा, एक प्राइमरी बीम होगी, इसको मेन बीम भी कहते हैं, और दूसरी सेकेंडरी बीम होगी। ठीक है, या लाइट वेट बीम। आपने घरों में देखा होगा एक सिंगल बीम नहीं होती है, कई बीम्स होती हैं। ठीक है, जहाँ पर स्पैन ज़्यादा होता है रूफ का वहाँ पर एक बड़ी बीम होती है और इसको कई बार दूसरी बीम से थ्रू भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो सेकेंडरी बीम है इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ये जो सेकेंडरी बीम है ये आके प्राइमरी बीम से जुड़ी और प्राइमरी बीम ने यहाँ पर अपने एंड पर सपोर्ट पर लोड ट्रांसफ़र किया जो आपके कॉलम थे या कोई भी वॉल सपोर्ट था उसको ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो सेकेंडरी बीम लोड ट्रांसफ़र करती है प्राइमरी बीम को। ठीक है, और प्राइमरी बीम लोड ट्रांसफ़र करती है कॉलम को या फिर वॉल को, जिस भी स्ट्रक्चर पर ट्रांसफ़र करना हो तो। ठीक है, जोड़ने का तरीका इनका कॉलम और बीम का और बीम का सेम होता है, कोई खास अंतर नहीं है और टॉपिक भी आसान है, ड्राइंग भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 3 ही तरीके के जॉइंट्स होते हैं इनके, जो आपको पता हो आप आराम से बना लोगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए कि बीम टू बीम और कॉलम टू बीम 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप की बीम्स होती हैं, बीम्स को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो कनेक्शन होते हैं
कनेक्शन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है फ्लेक्सिबल कनेक्शन, ठीक है। फ्लेक्सिबल कनेक्शन को आसान भाषा में बताऊं तो जैसे आपके दरवाजे का जो जॉइंट होता है, दरवाज़ा आपका एक एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक जो जॉइंट होता है वो पिन जॉइंट होता है, और पिन जॉइंट उसको रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है ताकि वो किसी भी तरफ उस अक्ष के अबाउट घूम सके, ठीक है। तो इस टाइप के हम जॉइंट को कहते हैं फ्लेक्सिबल कनेक्शन, ठीक है। दूसरे टाइप का होता है रिजिड कनेक्शन। ये सब आपने बीम्स में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में ये सारे जॉइंट्स थे। 3 ही टाइप के हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्शन, रिजिड कनेक्शन। रिजिड कनेक्शन क्या होगा? रिजिड कनेक्शन बिल्कुल फिक्स होगा, ठीक है। इसमें ना ही ये रोटेशन या मूवमेंट अलाउ किया जाएगा और ना ही किसी प्रकार का ट्रांसवर्स मूवमेंट अलाउ किया जाएगा, ठीक है। ना एक्सिस के अबाउट घूमना अलाउ किया जाएगा, ना ही कोई और मूवमेंट अलाउ किया जाएगा। ये फिक्स कनेक्शन है, रिजिड कनेक्शन है, ठीक है। तीसरे होते हैं सेमी रिजिड कनेक्शन, ठीक है। अब सेमी रिजिड और रिजिड कनेक्शन में एक बेसिक रिलेशन है कि ये जो कनेक्शन है फ्लेक्सिबल, रिजिड, सेमी रिजिड, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कनेक्शन होता है किसी भी बीम टू कॉलम में या कॉलम से किसी और ऑब्जेक्ट में, वो सारे के सारे सेमी रिजिड होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपका हर जगह आपको सेमी रिजिड कनेक्शन मिलेगा। बिल्कुल फिक्स जॉइंट बना देना जो बिल्कुल किसी भी टाइप का मूवमेंट अलाउ ना करे, या ऐसा जॉइंट बनाना जो पूरा मूवमेंट अलाउ करे, मुश्किल है। जनरली सारे जॉइंट सेमी रिजिड होते हैं क्योंकि ये थोड़ा बहुत रोटेशनल मूवमेंट या थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं अपने ऊपर, इसीलिए ये सारे सेमी रिजिड कनेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। और ये 3 तरीके के कनेक्शन होते हैं, फ्लेक्सिबल, रिजिड और सेमी रिजिड, ठीक है। अब जो आपके सिलेबस में है इन कनेक्शंस के हिसाब से, उसमें मैं बता देता हूँ। जो आपका फ्लेक्सिबल कनेक्शन था पहला, ये आपके सिलेबस में जो अब मैं बता रहा हूँ कि फ्लेक्सिबल कनेक्शन से आपका जो पहला टाइप का जॉइंट है वो है फ्रेम्ड कनेक्शन, ठीक है। दूसरा टाइप का जॉइंट है अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन, ठीक है। और तीसरा है स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए ड्राइंग कोई मुश्किल नहीं है, इसकी ड्राइंग बहुत आसान है, एक बार समझने की बात है, आप समझ जाओगे, परंतु ये टॉपिक थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो मैं ड्राइंग का पार्ट अभी बना के दिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक हाथ से ऐसे बना के लेआउट दिखा दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो, फिगर बनाने में आसानी हो, ठीक है। ये तीनों कनेक्शन बहुत आसान है, फ्रेम्ड, अनस्टिफेंड और सीटेड। अब देखिए जो पहला कनेक्शन है फ्रेम्ड कनेक्शन, ये उस टाइप का कनेक्शन होता है जहाँ पर शियर फोर्स बहुत लो होता है, ठीक है। सबसे बेसिक कनेक्शन होता है फ्रेम्ड कनेक्शन, और तब दिया जाता है जब शियर फोर्स बहुत लो होता है, ठीक है। इस टाइप के कनेक्शन का जो फिगर होता है, अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, चाहे बीम टू बीम हो चाहे बीम टू कॉलम हो, जॉइंट एक ही तरीके का होगा, बस स्ट्रक्चर बदल जाएगा कि कॉलम से बीम जुड़ा या बीम से बीम जुड़ा। तो जॉइंट आपको सेम दिखाना है, जो आएगा उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट फ्रेम कनेक्शन क्या होता है, ये फ्रेम कनेक्शन देख लेते हैं। पहले मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा स्पीडली में बनाऊंगा और उसके बाद मैं उसकी डिटेल फिगर ही बना के दिखाऊंगा। तो वीडियो यहीं पे स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए। देखिए फ्रेम कनेक्शन सबसे पहले मैं बता चुका हूँ मैं क्यों बनता है। अब फ्रेम कनेक्शन का फिगर कुछ इस तरीके का होता है, चाहे वो कॉलम टू बीम हो चाहे बीम टू बीम हो, दोनों ही केस में उसका फिगर कैसा होता है। जो जॉइंट होता है, मेन चीज़ जॉइंट है, वो कैसा होता है। ठीक है, ये आपका कॉलम है, कॉलम की फ्लैंजेस की भी कुछ थिकनेस होती है, तो ये वो थिकनेस है कॉलम की दोनों फ्लैंज की, ठीक है। अब इन दोनों फ्लैंज की थिकनेस के ऊपर आपको इससे बीम कनेक्ट करनी है। बीम को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉलम से दूर रखिएगा, बीम को बिल्कुल कॉलम से मिलाया नहीं जाता, क्योंकि
हीट के कारण ओपन में रहता है जनरली ऐसा स्ट्रक्चर, तो थर्मल एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये है बीम, ये वाला है कॉलम। ठीक है, इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ एक एंगल सेक्शन इसके वेब पर लगाना है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, एंगल सेक्शन कुछ इस तरीके का होता है, एल शेप का। ठीक है, इसमें कुछ थिकनेस भी होती है एंगल सेक्शन में, मैंने आपको पीछे इसके फिगर्स दिखाए हैं, उससे आप रिलेट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें एक इसकी ये हॉरिजॉन्टल लेग है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये वाली वर्टिकल लेग है। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी चौड़ाई दिखाई देगी और यहाँ पर इसकी ये जो लेग है उसकी थिकनेस दिखाई देगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये एंगल ऐसे ही वर्टिकल उठा के यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक है, तो वर्टिकल उठा के रख दिया गया, तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल लेग है, ये वाली लेग है, और जो वर्टिकल लेग है उसकी थिकनेस भी आएगी। ठीक है, यानी थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन जो है वो इसमें आएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो पास पास आपको 2 लाइनें खींचनी पड़ेंगी कुछ इस तरीके से। ये वर्टिकल लेग, सॉरी हॉरिजॉन्टल लेग, और ये छोटी वाली वर्टिकल लेग जो ये थिकनेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी मार्किंग्स कर देते हैं। मार्किंग्स के नाम पे आपको सिर्फ इसका, क्योंकि आपके में बोल्टेड कनेक्शंस हैं तो आपको बोल्ट बनाने हैं 3 बोल्ट, जो इसकी जो वेब है बीम की वेब है, बीम की वेब में जाएंगे, और 3 बोल्ट कॉलम के फ्लैंज में जाएंगे। तो जो कॉलम की फ्लैंज के बोल्ट होंगे वो आपको यहाँ साइड में दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, ये ठीक है, इस पार से उस पार तक, यानी कि एक लेग इसका और इसके आगे अगर कॉलम लगा है तो कॉलम को पार करके कॉलम की फ्लैंज में आके टाइट होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेम्ड कनेक्शन। अब फ्रेम्ड कनेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब शेयर फोर्स कम होता है तब हम बनाते हैं फ्रेम्ड कनेक्शन। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर कॉलम फ्रेम कनेक्शन में, याद रखिएगा फ्रेम कनेक्शन हमेशा सिर्फ वेब से जुड़ता है। ठीक है, फ्रेम कनेक्शन में जो आपने ये एंगल सेक्शन या फिर इसको क्लीट एंगल भी कहते हैं, ठीक है, क्लीट एंगल सेक्शन जो लगाया है ये सिर्फ बीम के वेब पे लगता है, बीम के फ्लैंज से कोई कनेक्शन फ्रेम्ड कनेक्शन में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये लो शेयर फोर्स के लिए है इसलिए। ठीक, तो आपने देखा बीम और कॉलम जुड़ गया। ठीक है, सिर्फ वेब से जुड़ेगा और बीम का वेब और कॉलम का फ्लैंज आपस में जोड़ दिया जाएगा। लोडिंग की डायरेक्शन ये होगी ऊपर से नीचे, तो जो बोल्ट्स हैं उन पे शेयर फोर्स आएगा और बीम नीचे की तरफ को झुकने की टेंडेंसी रखेगी। ठीक है, तो ये है सिंपल कनेक्शन जिसको हम कहते हैं फ्रेम्ड कनेक्शन। ठीक है, ये है फ्रेम्ड कनेक्शन, मैं नाम इसका लिख दे रहा हूँ। फ्रेम्ड कनेक्शन। ठीक है, इसके बाद दूसरे टाइप का जो कनेक्शन होता है अनस्टिफेंड सीटेड। देखो अनस्टिफेंड और स्टिफेंड, स्टिफेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को ताकत देना और मजबूत देना। ठीक है, तो स्टिफेंड होगा तो आप उसमें मजबूती ज़्यादा देंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, और अनस्टिफेंड होगा तो आप वो चीज़ें नहीं लगाएंगे। और सीटेड कनेक्शन दोनों में है, तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है कि जब आप सीटेड कनेक्शन बनाते हो तो सीटेड कनेक्शन का मतलब होता है एक सीट। ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करें कि हम किसी सीट पर बैठे हैं या सीट की बात हम लोग करते हैं, तो सीट से हमारा क्या मतलब होता है भाई, किसी जगह जहाँ आप रेस्ट कर रहे हो, जहाँ आपने बॉडी को रेस्ट किया हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है जिसके ऊपर, उसी को कहते हैं सीट। ठीक है, यहाँ पर भी सीट का मतलब यही है। कैसे? वो ऐसे है कि जैसे मान लीजिए आपका शेयर फोर्स बढ़ता चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, एट लास्ट ये जो बोल्ट्स हैं ये कट जाएंगे और वेब नीचे चली जाएगी, जो बीम की वेब है वो नीचे खिसक जाएगी। तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए इसके नीचे एक सीट लगा दी जाती है, वो भी एक क्लीट एंगल ही होता है, कुछ अलग चीज़ नहीं होती। ठीक है, पहले मैं बीम बना दूं थोड़ा सा। ठीक, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें आपको एक बीम अटैच करनी है। बीम आप अभी भी वैसे ही बनाएंगे, ये दोनों इस तरीके से,
ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर कनेक्शन और इसमें क्या अंतर है, ध्यान रखिएगा। फ्रेम्ड कनेक्शन में आपने वेब के ऊपर क्लीट एंगल लगाया है, जबकि स्टिफेंड चाहे सीटेड हो, चाहे अनस्टिफेंड हो, चाहे स्टिफेंड हो, दोनों ही केस में आपकी जो क्लीट एंगल होगी वो दोनों फ्लैंज पे लगेगी। ठीक है, इसका जो फ्लैंज है ऊपर वाला और नीचे वाला, इन पे लगेगी। ठीक, तो मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये बीम हो गई। बीम का भी कुछ जो फ्लैंज होती है उसका कुछ थिकनेस होता है, मैंने आपको स्टील टेबल में बताया था। ठीक है, ये बीम हो गई, ये कॉलम हो गया। अब यहाँ पर जो सीट या क्लीट एंगल लगेगा वो इस जगह पर लगेगा। मैं यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ कलर। कुछ इस टाइप से। ठीक है, ऊपर लग गया। इसी तरीके से जो नीचे है फ्लैंज उस पर भी लगेगा। ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप जो ग्रीन वाले एंगल सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ये जो बीम है, बीम का सेक्शन ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये पूरा रेस्ट किया हुआ है इन दोनों सेक्शंस पे। ठीक है, ये सीट एंगल पे, इसी को कहते हैं सीट एंगल। ठीक है, इस पे रेस्ट किया हुआ है, इसी को कहते हैं सीट एंगल। ठीक है, इसी पर इसका पूरा लोड है और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। एक आपका बोल्टिंग इस जगह पर है और एक बोल्टिंग इस जगह पर है। ठीक है, और दूसरे केस में जो ऊपर है ये है फ्लैंज एंगल, फ्लैंज एंगल। ठीक है, ये फ्लैंज एंगल है। और फ्लैंज एंगल सिर्फ इसलिए होता है ताकि जो आपकी बीम है वो बीम ऐसे, अगर बीम के ऊपर से लोड आ रहा है तो वो बीम दाएं बाएं ना खिसके अपनी जगह पे फिक्स रहे, तो ऊपर से भी एक फ्लैंज एंगल लगा दिया जाता है और नीचे से भी एक एंगल लगा दिया जाता है, ताकि बीम इस पर रेस्ट करती है और ऊपर वाला एंगल उसको लेटरल मूवमेंट से रोकता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरे टाइप का है जिसका नाम है अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। मेरा रेड पेन थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा है। अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। ठीक है, ये हो गया अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। मैंने नाम यहाँ लिख रखे हैं, अगर आपको ना समझ आए तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। ठीक है, फ्लैंज एंगल और ये बन गया ऊपर सीट एंगल। ठीक, इसके बाद जो तीसरा है स्टिफेंड सीटेड एंगल, जब शेयर फोर्स और ज़्यादा बढ़ जाए और इससे भी रजिस्ट ना हो, क्योंकि एट लास्ट यहाँ पर भी तो ये वाला जो जॉइंट है, जो वर्टिकल फ्लैंज का जो कॉलम की जो फ्लैंज है और जो सीट एंगल का वर्टिकल है, जो दोनों आपस में वर्टिकली जुड़ा है, उसके भी तो बोल्ट्स आपस में कटने की टेंडेंसी रखें, क्योंकि ऊपर से लोड आ रहा है तो वो कट के नीचे को फिसलेंगे। तो अगर और ज़्यादा लोड आ रहा है उस केस में हम यूज़ करते हैं स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। यहाँ पर हम एक स्टिफनर और लगाते हैं जिसको हम कहते हैं स्टिफेंड सीटेड एंगल। ठीक है, कनेक्शन। तो देखिए इसका फिगर कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया। और इसमें जब आप स्टिफेंड सीटेड एंगल बनाएंगे तो बीम को ऐसे ही जोड़ेंगे जैसे आपने जोड़ा था, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मिलाइएगा मत। अगर आपकी कॉपी कोई ढंग का चेक करने वाला मिल गया तो इस बात के मार्क्स आपके काट लेगा वो। ठीक है, तो बिल्कुल मिलाइएगा मत उसको। ठीक, अब यहाँ पर आपको बीम की भी जो फ्लैंज होगी उसकी कुछ थिकनेस दिखानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो क्लीट एंगल लगाना है, क्लीट एंगल तो वैसे ही लगेगा। क्लीट एंगल के साथ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ और क्या लगेगा।
ये तो टॉप का क्लीट एंगल पीछे मैंने बताया था, इसी को फ्लैंज एंगल कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बॉटम पे लगेगा, तो ऐसे ही बॉटम पे लगेगा। बॉटम पर भी आपको जैसे मैंने पीछे बताया था वैसे ही आपको एक एंगल बना देना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 2 एंगल सेक्शन बन गए। अब असली चीज़ यहाँ पर है, इसके बाद आपको एक पैकिंग प्लेट या फिर स्टिफनर एंगल, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, वो लगानी है। क्यों? क्योंकि जो इसका सरफेस एरिया है, जो क्लीट एंगल का सरफेस एरिया है, वो नंबर ऑफ बोल्ट्स इतने नहीं लग सकते कि वो आने वाले लोड को रेजिस्ट कर सके। तो इसीलिए नंबर ऑफ एंगल्स का जो एरिया है वो बढ़ाने के लिए हम इसके नीचे सबसे पहले तो क्या करते हैं यहाँ पर एक स्टिफनर एंगल लगाते हैं, ठीक है। मैं इसका कलर स्टिफनर एंगल का चेंज कर दे रहा हूँ। कुछ इस टाइप से एक एंगल सेक्शन और यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये एंगल सेक्शन दिखता किस तरीके का है, होता किस तरीके का है, तो देखिए अभी मैंने आपको सिर्फ साइड व्यू दिखाया है, ठीक है। दूसरी साइड से अगर हम इसको फ्रंट की तरफ से देखेंगे तब आप बेटर समझ पाएंगे। तो मैं इसका डिटेल फिगर बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं आपको बता दूं, जो इसमें पीछे आपको छोटी लाइन दिख रही है यहाँ पे पीछे वाली, ये इसकी पैकिंग प्लेट है, ठीक है। ये जो अंदर रेड मार्क के छोटा सा ब्लॉक है ये वाला, ये बीच में पैकिंग प्लेट है। पैकिंग प्लेट इसलिए लगाई जाती है कि ये जो फ्लैंज की थिकनेस है क्लीट एंगल की, इस थिकनेस के बराबर करने के लिए आपको एंगल सेक्शन के बीच में, क्योंकि यहाँ गैप रह जाएगा, एंगल सेक्शन जुड़ेगा कैसे, तो उसको प्रॉपर रेस्ट देने के लिए बीच में लगाई जाती है पैकिंग प्लेट, ठीक है। तो ये है पैकिंग प्लेट, ठीक है। और जो आगे आप देख रहे हैं ये है स्टिफनर एंगल, ठीक है। तो ये आगे स्टिफनर एंगल है, पीछे उसके पैकिंग प्लेट है। और याद रखिएगा इस टाइप के सारे फिगर में 2 फिगर बनते हैं, एक व्यू जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला व्यू, और एक व्यू सामने की तरफ से। समझे मेरी बात को? अभी आप देख रहे हो तो आपको कॉलम की फ्लैंज की थिकनेस दिख रही है और वेब की चौड़ाई दिख रही है। जब आप सामने की तरफ से देखोगे तो आपको वही फ्लैंज की जो थिकनेस है उसकी जगह उसकी विड्थ दिखाई देगी और वेब नहीं दिखाई देगी। तो वो दूसरा फिगर भी इसमें बनेगा, तब आपका ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये कॉलम बीम कनेक्शन या बीम टू बीम कनेक्शन का जो थ्योरेटिकल ओवरव्यू था वो मैंने आपको दिया। इसके बाद चलिए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम इसकी ड्राइंग को देखेंगे कि इसकी ड्राइंग में कैसे बनानी है। तो स्टूडेंट चलिए थोड़ा स्टील टेबल के बारे में भी जान लेते हैं। कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी मेरे पास स्टील टेबल से रिलेटेड, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी हो वो भी समझ लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको थ्योरी और ड्राइंग दोनों में पड़ेगी, ड्राइंग में ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो स्टील टेबल के हिसाब से यहाँ पहले चीज़ देख लें, मैं इतनी ही बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे टेबल तो बहुत लंबी है। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं रोल्ड स्टील इक्वल एंगल, ठीक है। एंगल सेक्शन 2 टाइप के होते हैं, इक्वल और अनइक्वल, ठीक है। इक्वल सेक्शंस कौन से होते हैं? जिसकी ये दोनों लेंथ बराबर होती है। और एंगल सेक्शन किसको कहते हैं? जो ऐसे 90 डिग्री पर होते हैं, जिसमें एक प्लेट वर्टिकल और एक प्लेट हॉरिजॉन्टल जब आपस में जोड़ी जाती है, इसको एंगल सेक्शन कहते हैं। और जिसकी दोनों लेग बराबर होती है वो इक्वल सेक्शन होता है, और जिसकी लेग छोटी और बड़ी होती है वो अनइक्वल एंगल सेक्शन होता है, ठीक है। अब एंगल सेक्शन में आपको जो समझना है, जो आपके ड्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है, देखिए यहाँ पर आपका ये एक वर्टिकल लेंथ है और एक ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ठीक है। इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ में आप देखेंगे ए और बी 2 चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ए मेंशन किया है छोटा सा इस जगह पे, ये रहा, और यहाँ छोटा सा बी मेंशन किया है। ये ए और बी इक्वल एंगल सेक्शन के केस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो बराबर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखिए नीचे साइज डेजिग्नेशन ए इंटू बी दे रखा है। तो ए और बी, तो ISA 70-70, ISA 75-75, आप नीचे देखेंगे सब ऐसे ही हैं, 80-80, 90-90। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपको ये बता रहा है कि जो लेग्स हैं उस लेग की लेंथ क्या है। एक लेग 75 का, दूसरा लेग 75 का, एक लेग 80 का, दूसरा लेग 80 का। तो यहाँ पर इक्वल लेग है, इसीलिए वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम ना हो तो आप समझ जाइए कि आपका जो एंगल सेक्शन है वो अनइक्वल लेग का है, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में इक्वल लेग वाला है तो इक्वल लेग ही आएगा, ठीक है। तो एक 70, दूसरा 70, इसका मतलब ये लेग भी 70 है और ये वाला लेग भी 70 mm का है। mm का है, ध्यान रखिएगा, यूनिट का खास ध्यान रखिएगा। इसमें कभी यूनिट mm में, कभी सेंटीमीटर में दे देता है।
कोड के जो स्टील टेबल है तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा खासकर, ठीक है। तो एंगल सेक्शन में आपको पहली चीज़ जो आपके एग्जाम में काम आएगी वो आएगा इस लेग लेंथ को समझना कि एक लेग की लेंथ और दूसरे लेग की लेंथ क्या है। जो भी वैल्यू यहाँ दे रखी है आप नीचे तक देख लीजिए, कोई भी वैल्यू आप देख लीजिए स्टील सेक्शन में 130, 130, 150, 150, तो इसमें मतलब एक लेग 150 और दूसरा लेग भी 150 और एंगल सेक्शन होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो इसको आप समझ गए। दूसरी चीज़ इसमें जो आपको अगली चीज़ काम आएगी वो आएगी थिकनेस, ठीक है। अब ये थिकनेस क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप थिकनेस देख रहे हैं, थिकनेस के नीचे लिखा है टी, यहाँ छोटा सा टी लिखा हुआ है mm में। तो ISA 7070 इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ISA का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, वो 4 साइज में आता है, 5, 6, 8 और 10। अब यहाँ ये जो 5, 6, 8 और 10 है यह है थिकनेस। यहाँ पर आप एक छोटा सा टी देख पा रहे होंगे, ये जो छोटा सा टी है ये एक्चुअल में क्या है, इसकी थिकनेस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये एंगल सेक्शन की जो थिकनेस होती है वो आपको निकल के आती है यहाँ पर जो गिवन है उससे, ठीक है। ये वैल्यू 5 की है, 6 की है, 8 की है, 10 की है। तो इसी के हिसाब से 70-70 वाला एंगल 4 तरीके का बनता है जिसमें इसकी थिकनेस जो होती है वो 5, 6, 8, 10 में वेरी करती है। इसका सेक्शनल एरिया, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, पर सेक्शनल एरिया होता क्या है कि जैसे आपने कोई एंगल सेक्शन बनाया, ठीक है। अब इस सॉरी थोड़ा सा अजीब सा बन गया है ये, क्लियरली बना दे रहा हूँ। आपने मान लीजिए कोई एंगल सेक्शन बनाया, ठीक है। अब इस एंगल सेक्शन का सेक्शनल एरिया अगर आपको निकालना हो कि इसकी पूरी काट का क्षेत्रफल कितना है, इसकी ज़रूरत आपको डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर थ्योरी में पड़ेगी, टेंशन मेंबर में। ये जो सेक्शनल एरिया कितना है ये निकालना पड़ता है, तो वो आप यहाँ से निकालते हैं। यूनिट का फिर कह रहा हूँ खास ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में वैल्यू होती है, और जो पहली वाली होती है वो सारी मिलीमीटर में होती है, 70-70 मिलीमीटर है, ठीक है। इसके बाद वेट पर मीटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो पहले आप एंगल सेक्शन समझ गए। एंगल सेक्शन के बाद हम दूसरा देख लेते हैं, आई सेक्शन या बीम सेक्शन। ये देखिए ये है रोल्ड स्टील बीम्स, ठीक है। अब जो बीम के सेक्शंस होते हैं या स्टील का कोई भी सेक्शन होता है वो जब बनता है मिल में तो उसका एक साइज पहले से स्पेसिफाई होता है। स्टील टेबल का काम क्या है, स्टील टेबल का काम आपके IS कोड की ही तरह है। जैसे आपकी ब्रिक का साइज फिक्स है वैसे ही स्टील के सेक्शंस का साइज भी फिक्स है, ताकि उसका एस्टिमेट करना, वेट निकालना, कितनी क्वांटिटी लगेगी वो कैलकुलेट किया जा सके। ये स्टील टेबल यही चीज़ें बता रही है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आप सेक्शन अपने सामने देख पा रहे हैं ये है आई सेक्शन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कुछ इस तरीके का होता है, इसलिए इसको आई सेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इस आई सेक्शन में देखिए, आई सेक्शन में देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लिखा है एच, ठीक है। एच यहाँ पर क्या है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डेप्थ ऑफ सेक्शन के नीचे भी एच लिखा है। तो डेप्थ ऑफ सेक्शन को ही हाइट कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेप्थ हमेशा जो फ्लैंज होता है, यानी कि आपका ये अगर आई सेक्शन है तो इसके बिल्कुल टॉप से बिल्कुल बॉटम तक, ठीक है, ये बिल्कुल बॉटम से बिल्कुल टॉप के बीच की हाइट को एच कहते हैं, यानी कि डेप्थ ऑफ सेक्शन कहते हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। और इसी के साथ डेप्थ ऑफ सेक्शन की ये जो पार्ट है ये आपको हर सेक्शन में लिखा हुआ मिलेगा, जैसे ISJB 150, ISJB 200, ISLB 75। तो ये जो वैल्यू दिख रही है ना 150, 175, ये सारी डेप्थ ही है, मतलब सेक्शन का नाम ही उसकी डेप्थ से डिफाइन होता है। तो जो ISJB 150 होगा तो इसका मतलब है कि सेक्शन की डेप्थ ऑटोमेटिकली 150। आप कोई भी देख लीजिए, जैसे ISLB 100 है तो ISLB 100 के लिए डेप्थ ऑफ सेक्शन 100 ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से पता चलती है कि डेप्थ ऑफ सेक्शन क्या है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी होती है। वैसे तो स्टील बीम्स के ये जो ISJB, ISLB है, जिनको ना पता हो वो ये इनके सेक्शंस के कैटेगरी के हैं, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम होती है, ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम होती है, इसके बाद आपको इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम मिलेगा, उसके बाद आपको वाइड बीम मिलेगा, फिर आपको आगे हैवी बीम मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टील बीम का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ और समझ लें, डेप्थ ऑफ सेक्शन आप समझ गए, ये हो गया पहला पार्ट। इसके बाद अगला है विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। विड्थ ऑफ फ्लैंज कैसे दिखेगा, पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हाँ देखिए, विड्थ ऑफ फ्लैंज यानी कि स्मॉल बी, इस वैल्यूज़ का नाम ध्यान रखिएगा, स्मॉल बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये स्मॉल बी लिखा हुआ दिख रहा है, ये है पूरी विड्थ की फ्लैंज की चौड़ाई, ठीक है। तो ये है विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक। उसके बाद अगला है थिकनेस ऑफ फ्लैंज, TF और TW। यहाँ देखिए T का मतलब थिकनेस है। अब थिकनेस किसकी है, फ्लैंज की या वेब की। अगर फ्लैंज की है तो F लिखा होगा और अगर वेब की है तो W लिखा होगा। तो TF और TW थिकनेस को दिखाता है, वेब की या फ्लैंज की। तो इसमें अगर आप देखें तो ISJB 150
के लिए आपका जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है वो है 4.6। तो ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज कहाँ दिखता है? थिकनेस ऑफ फ्लैंज आपका यहाँ पर दिखता है। ये देखिए, ये इस टॉप से, और ये जो थिकनेस है ना फ्लैंज की, ये है, ठीक है। और थिकनेस ऑफ वेब ये यहाँ पर है, इस जगह पर, थिकनेस ऑफ वेब और थिकनेस ऑफ फ्लैंज। और आप चाहें तो इनके नाम भी इन्होंने लिख रखे हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर TF लिखा है, यहाँ पर TW लिखा है। तो ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज और थिकनेस ऑफ वेब है। आपको एग्जाम में इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है। थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेब, विड्थ ऑफ फ्लैंज, टोटल डेप्थ ऑफ सेक्शन, और सेक्शन किस कैटेगरी का है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको आ जाए तो आपको पता हो कि आपको ढूंढना कहाँ है, ठीक है। वैल्यू देख के करना आसान है, पर वो वैल्यू मिलेगी कहाँ ये पता होना चाहिए। जैसे ISLV यहाँ पर है, इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको ISMB मिलेगा, उसके बाद W भी मिलेगा, फिर H भी मिलेगा। तो इस तरीके से वैल्यूज डिफाइन की हुई हैं। आपको ज़रूरत है, मैं फिर से बता दूं, पहले वाले डेजिग्नेशन की, उसके बाद नहीं, सेक्शनल एरिया, डेप्थ ऑफ सेक्शन की, फ्लैंज की, विड्थ ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज और थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है। इन 5 चीज़ की आपको जरूरत पड़ेगी एग्जाम में। इनके हिसाब से आप आराम से ड्राइंग और अपना बाकी पार्ट जो स्टील स्ट्रक्चर थ्योरी का है वो भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। स्टील टेबल समझाने का रीज़न ये था कि कई स्टूडेंट्स को नहीं आती थी, तो मैंने सोचा इसको भी मैं इंक्लूड कर लूँ, ताकि आपका पूरा जो सिलेबस है वो एक ही बार में कवर अप हो जाए। तो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप स्टील टेबल वाला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। और जैसा कि मुझे कई स्टूडेंट्स ने पर्सनली बोला कि हमें स्टील टेबल में दिक्कत है, तो उसकी वैल्यूज़ कैसे देखी जाती हैं या स्टील टेबल का क्या पर्पज़ है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो स्टील टेबल आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगी, इसलिए भी देखना ज़रूरी था। अब उसी के आधार पे हम लोग सेक्शंस लेके फ्रेम्ड कनेक्शन, अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन और स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन, तीनों की ड्राइंग बनाना देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेम्ड कनेक्शन से। और तीनों ही ड्राइंग में मैं जो स्टील सेक्शंस ले रहा हूँ उनकी वैल्यूज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करके हम तीनों बनाएंगे। और क्योंकि इस वैल्यूज़ कोई भी हो, आपको बस स्केल का प्रॉपर यूज़ करना है और बना देना है ड्राइंग। तो मैं इन वैल्यूज़ को लेके बना रहा हूँ, आपको जैसा एग्जाम में है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं फ्रेम्ड कनेक्शन, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, फ्रेम्ड कनेक्शन इस टाइप का कनेक्शन होता है जिसमें शेयर फोर्स बहुत लो होती है, ठीक है। तो फ्रेम्ड कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ISHB जो हमारा हैवी बीम है, ठीक है। ISLB लेंगे जो हमारा लाइट वेट बीम है। और ISLB की वैल्यू है 600, यानी कि 600 उसकी डेप्थ ऑफ जो वेब टोटल डेप्थ ऑफ बीम है वो है, मतलब फ्लैंज के टॉप से दूसरे फ्लैंज के बॉटम तक ये है इसकी डेप्थ, ठीक है, 600 mm। तो हम अब, क्योंकि हमें कॉलम बनाना है, हमें इसको एज अ कॉलम यूज़ करना है, तो हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि वर्टिकल है हमारा कॉलम, इस तरीके से नहीं है। तो सेक्शन हमारा जो बनेगा वो इसका फ्रंट व्यू होगा इस तरफ से। तो क्योंकि हमें हाइट नहीं मेंशन करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाइट नहीं मेंशन करनी है, आपको सिर्फ विड्थ मेंशन करनी है। हाइट तो कॉलम की कुछ भी हो सकती है, वो जिगजैग लाइन मार के हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ विड्थ मेंशन करनी है। तो विड्थ मेंशन करने के लिए मैंने ये ले लिया, एक इंडेफिनिट विड्थ ले ली मैंने, 10 से 12 सेंटीमीटर, आप कुछ भी ले सकते हैं ड्राइंग के हिसाब से। एक चीज़ आपको लेनी पड़ेगी स्केल, क्योंकि जो आपका डेप्थ है वो है 600 mm, ठीक है। 600 mm डेप्थ होने की वजह से अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 60 सेंटीमीटर, इतना बड़ा आप स्केल पे नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ मैं 1:10 का स्केल लेके काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्केल इधर लिख दे रहा हूँ 1:10, ठीक है। 1:10 के स्केल पे मैं काम कर रहा हूँ। और फ्रेम्ड करेक्शन के लिए अगर 1:10 का स्केल है तो 60 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि डेप्थ ऑफ बीम 10 है और 60 है, तो 10 से डिवाइड किया 6 आ गई। तो जो एक फ्लैंज से दूसरे फ्लैंज के बीच की दूरी होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब क्योंकि हमें ऊपर नीचे जिगजैग लाइन लेनी है, इसलिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, इसको बस इस तरीके से बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी कंटिन्यूस कॉलम हो गया ऊपर नीचे, ठीक है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें यहाँ पर आपको थिकनेस दिखानी पड़ेगी, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है। थिकनेस ऑफ, क्योंकि ये दोनों फ्लैंज है, अभी मैं बनाऊंगा तो आपको समझ आएगा। ये इस सेक्शन को हम इस तरफ से देख रहे हैं तो इस फ्लैंज की भी कोई थिकनेस होगी, वो थिकनेस आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज यहाँ पर आपको दे रखी है 15.5 mm, ठीक है। विड्थ नहीं दिखाई देगी, विड्थ आपको तब दिखाई देगी जब आप इस तरफ से देखेंगे। अभी आप सामने की तरफ से देख रहे हैं तो आपको ये थिकनेस दिखाई देगी, ठीक है। थिकनेस है 15.5 mm, तो इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आएगा 1.55 mm, जो कि इक्वल्स टू होता है 2 mm के आप मान लें, क्योंकि इतना एक्यूरेट ड्राइंग मैं स्केच पेन से नहीं कर पाऊंगा और एग्जाम में भी आपको बस परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको लगभग 1 mm से कुछ ज़्यादा कर ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, बन गया। तो ये आपकी फ्लैंज की थिकनेस हो गई, ठीक। ये आपका कॉलम बन गया, जिस कॉलम की डायमेंशन है ISLB 600, ठीक है। ISLB 600 का आपका कॉलम हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ठीक। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आपको बनानी है, वो है आपकी बीम, ठीक है, जो इसके फ्लैंज से कनेक्ट होगी। तो फ्लैंज से जो बीम कनेक्ट होगी उसकी डायमेंशन दी है ISLB 300, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 300। तो हम एक काम करेंगे पहले तो, क्योंकि 300 है तो 300 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 30 mm, ठीक है, और 30 mm इक्वल्स टू होता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम पहले एक सेंटर लाइन ले लेंगे, बाद में काम आएगी हमें ये सेंटर लाइन, ठीक है। अब 2 mm छोड़ के, क्योंकि 3 सेंटीमीटर आ रहा है स्केल के हिसाब से, तो 1.5 सेंटर लाइन से ऊपर और 1.5 सेंटर लाइन से नीचे, और जो ये कॉलम का एज है इससे भी 1-2 mm आगे, ठीक है, ताकि थोड़ा थर्मल एक्सपेंशन के लिए आप थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर मार्किंग्स कर ले रहा हूँ और ये यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये जिगजैग लाइन ज़रूर बना दीजिएगा, जिससे ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये बीम यहाँ ख़त्म हो गई, ये बीम आगे भी कंटिन्यूस है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ जो बनानी है और जिसमें कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है वो है इसका क्लीट एंगल, ठीक है, एंगल सेक्शन। अब एंगल सेक्शन के लिए आपको दे रखा है ISA 80-80, ठीक है। तो ISA 80-80 का मतलब है कि जो आपका एंगल सेक्शन है उसकी एक लेग 80 है और दूसरी लेग 80 है, ठीक है। इनकी ये जो लेंथ है वो 80 है, ठीक। तो एक लेग 80 mm है, तो 80 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू होगा 8 mm आएगा, ठीक है। तो 8 mm अब आप इसकी एज से, और हाँ एक चीज़ और भी इसमें छूट गई, जो बीम है, बीम में भी आपकी थिकनेस आएगी फ्लैंज की, क्योंकि जैसे यहाँ पर थिकनेस ऑफ फ्लैंज थी, बीम को भी आप सामने से देख रहे हो तो इसमें यहाँ पर दोनों फ्लैंज की थिकनेस आएगी, ठीक है। अगर आप टॉप से देखते तो सिर्फ विड्थ ऑफ फ्लैंज आती, पर यहाँ पे थिकनेस ऑफ फ्लैंज आएगी दोनों की और उनके बीच में वेब होगी, ठीक है। तो मैं इस पर थिकनेस ऑफ फ्लैंज आपको दे रखी है 9.4 mm, ठीक है। तो 9.4 mm अगर मैं कैलकुलेटर पे करूँ तो 9.4 डिवाइडेड बाई 10 ये आ रहा है 0.94 mm, ठीक है। तो 0.94 mm इक्वल्स टू 1 mm आप मान लें, ठीक है। तो इसको मैं यहीं से बना रहा हूँ। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ड्राइंग में जहाँ पर आपका ड्राइंग बहुत छोटी आ जाए वैल्यू, ठीक है, या आपको लगे कैसे बनेगी, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ड्राइंग में एक ट्रिक होती है, वो होती है प्रोपोर्शंस को मिलाना, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू एक बार में ऐसा नहीं लगना चाहिए, खटकना नीचे नज़रों में कि ये कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू के प्रोपोर्शंस नहीं भी मिल रहे हैं तो भी लॉजिक और कॉमन सेंस का प्रयोग करके ड्राइंग में ऐसा शेप बनाइए कि वो लगे कि वो सही है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्केल पे आता है वो नहीं बन पाता है, ठीक है, दिक्कत होती है। तो उस केस में प्रोपोर्शंस और रेशियो में फिगर सही दिखनी चाहिए, ठीक है। ऐसी एब्सर्ड सी फिगर ना हो कि देख के ही गलती पकड़ में आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, दोनों फ्लैंज हो गई। अब इसके बाद 80 mm आपकी विड्थ लेग की लेंथ थी, और फिर मैं एक चीज़ बोल दूं, ये लेग की लेंथ है, ठीक है, इसकी दूरी है,
लेग की चौड़ाई कितनी होगी वो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका जो एंगल सेक्शन होता है, एंगल सेक्शन की आपको हमेशा सेक्शनल डायमेंशन दी होती है। इसकी लंबाई कितनी है, ये कितनी दूर तक जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, वो तो आप सेक्शन को जितनी ज़रूरत होगी उतना काट लोगे, ठीक है। लंबी सी एंगल सेक्शन है, जहाँ से चाहिए उतना काट लो। तो अगर आप इतनी चौड़ाई में लगाना चाहते हो तो कितना चौड़ा काटोगे, जितनी इसकी विड्थ है, जितनी इसमें जगह है उतना ही चौड़ा तो काटोगे, कॉमन सेंस है। और थोड़ा सा गैप भी छोड़ दोगे ताकि लगाने में आसानी हो, क्योंकि जो फ्लैंज होती है, फ्लैंज ऐसे साइड में पतली होती है और बीच में थोड़ा सा थिकनेस आती है फ्लैंज में, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ की थिकनेस से छोड़ोगे तो यहाँ फंस जाएगी आके, तो इसीलिए थोड़ा सा क्लियरेंस गैप छोड़ा जाता है ताकि क्लीट आराम से लग जाए, ठीक। ये इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्लीट जो इसकी चौड़ाई है उसी के बराबर ही रखते हैं। मतलब जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, जो डेप्थ ऑफ बीम है आपकी, मतलब ISLB 300 है, टोटल डेप्थ 300 है, और उसके बाद फिर आपकी फ्लैंज की थिकनेस है 9.4, ठीक है। 9.4 का एक फ्लैंज है, 9.4 का दूसरा फ्लैंज है, और पूरी डेप्थ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 300। तो 9.4 इसमें से घटाएंगे तो एक लगभग मान लीजिए 18 से ये 19 के आसपास आएगा। तो मैं 20 पूरा घटा देता हूँ, बल्कि मैं और कम ले रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू को निकालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको विड्थ का कोई ज़रूरत नहीं है, विड्थ आपकी उसके अंदर ही रखनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 mm बाहर, वही आपकी डायमेंशन है जिसको आपको कैलकुलेट करना है 8 mm वाले को, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ बनाया, सेंटर लाइन में यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ये एंगल सेक्शन है, अगर आप इस एंगल सेक्शन को ऊपर से देखें तो आपको ये और ये विड्थ दिखाई देगी, ठीक है। अगर ये एंगल सेक्शन इस तरीके से है, ठीक है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ये हॉरिजॉन्टल विड्थ दिखाई देगी, साथ में इसकी थिकनेस भी दिखाई देगी कि कितना मोटा है, ठीक। और यही थिकनेस इसकी यहाँ पर भी होगी, पर वो दिखाई नहीं देगी, दिखाई देगी सिर्फ ये लेंथ और ये थिकनेस। तो अगर आप इसका फिगर बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, तो क्या बनेगा, एक सीधी लाइन जिसमें ये लंबाई होगी और एक लाइन जिसमें ये थिकनेस होगी, ठीक है। तो यही लाइन और थिकनेस का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ दिखाना है। ये हॉरिजॉन्टल वाला ये हो गया, इसके बाद जो थिकनेस है उसकी, क्योंकि हमारा जो एंगल सेक्शन है उसकी थिकनेस 10 mm है, तो 10 mm को स्केल पे कैलकुलेट करेंगे तो 1 mm आएगा। तो मैं इससे 1 mm दूर यहाँ पर एक लाइन और खींच लेता हूँ, ठीक है, बस। और अब यहाँ पे आपको रिवेट्स लगा के दिखा देनी है। रिवेट्स को आप क्रॉस करके भी दिखा सकते हैं, सर्कुलर शेप में भी दिखा सकते हैं, कोई फाउंडेशन नहीं है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। 3 रिवेट्स हैं, ये 3 रिवेट्स इस बीम से क्लीट को जोड़ रही हैं, और 3 रिवेट्स ऐसे होंगी, 3 इस डायरेक्शन में होंगी, 3 इस डायरेक्शन में, जो इस क्लीट को कॉलम से जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 3 सर्कल इधर बना रहा हूँ और 3 सेमी सर्कल पीछे बना रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, 3 सेक्शन, 3 बोल्ट हैं जो बीम में जा रहे हैं और 3 बोल्ट हैं जो कॉलम में जा रहे हैं, तभी वो क्लीट एंगल कॉलम और बीम को आपस में इस तरीके से क्लीट जोड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसमें नेमिंग में कर देता हूँ, ये ISLB 600 है और ये ISLB 300 है, ठीक है। और एंगल सेक्शन आपका, यानी कि क्लीट सेक्शन आपका है ISA 80x80, ठीक है। ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका सेक्शन किसी को समझ में नहीं आएगा आपने क्या बनाया। ये आपका कॉलम है, ये आपका बीम है, ये आपका क्लीट एंगल है, ठीक है। तो ये आपका एक व्यू बन गया, ठीक। इसके बाद अब देखिए, एक व्यू आपका है जब आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, ठीक है। मेरी बात को समझिएगा, एक होता है प्लान, एलिवेशन, साइड व्यू, ठीक है। यहाँ पर आपको ना प्लान बनाना है ना ही एलिवेशन बनाना है, यहाँ पर दोनों ही साइड व्यू हैं, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि एक इस साइड से है, दूसरा व्यू इस साइड से है। अब कैसे, जैसे आपने ये T शेप की बीम ली, ठीक है, सॉरी I शेप की बीम ली, ठीक। अब इस I शेप की बीम को जब मैं ऊपर की तरफ से इधर से देखूंगा तो मुझे I शेप दिखेगा, ठीक है। पर जब मैं इसको इधर की तरफ से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे, बस इतना ही तो दिखेगा, और क्या दिखेगा, ठीक है। क्योंकि बाकी तो उसकी जो वर्टिकल वेब है वो तो उसमें छुप जाएगी, यही लेंथ आगे कंटिन्यू होती जाएगी, ठीक है। तो जब आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको दूसरा व्यू दिखाई देगा, और इस एंगल से देखेंगे तो दूसरा व्यू दिखाई देगा। कॉलम बीम कनेक्शन में हमेशा दोनों व्यू बनते हैं, सिंगल व्यू नहीं बनता है, ठीक है।
तो इसके बाद जो दूसरा व्यू इसका बनेगा, दूसरा व्यू बनाने के लिए आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आपको जो फ्लैंज है आपको ऊपर दिख रहा होगा विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। यहाँ पर कहीं विड्थ ऑफ फ्लैंज का मैंने यूज़ नहीं किया, यहाँ पर थिकनेस ऑफ फ्लैंज का यूज़ किया था। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज इस फ्लैंज की चौड़ाई है जो सामने की तरफ से दिखेगी। तो अब जो फिगर आप बनाएंगे उसमें आपको फ्लैंज की विड्थ दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज है 210 mm, ठीक, 210 डिवाइडेड बाई 10, 21 mm, ठीक है। तो 21 mm मतलब 2.1 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। ये सेक्शन थोड़ा सा पतला दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वन। ठीक है। अब क्योंकि ये फ्रंट से है तो इसमें आपको कोई थिकनेस नहीं दिखेगी, मतलब जैसे फ्लैंज की थिकनेस दिख रही थी नहीं दिखेगी, इसमें आपको सिर्फ चौड़ाई दिखाई देगी। फ्लैंज की थिकनेस उसकी साइड में चली गई दोनों तरफ, ठीक है। एक पार्ट ये बन गया कॉलम। अब जो आपकी बीम है, यहाँ पर आपकी बीम साइड में दिख रही है, यहाँ पर बीम आपको इसके ऊपर दिखेगी क्योंकि आप सामने की तरफ से देख रहे हो। तो जो सेक्शन इधर था वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आने के लिए अब आप इसके ऊपर इसी का आई सेक्शन बनाएंगे। आई सेक्शन की डेप्थ इक्वल टू यही रहेगी। मैं मार्किंग्स ले रहा हूँ बस, उसके बाद मैं इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लूँगा। सेंटर लाइन से फिगर बनाना हमेशा आसान रहता है। तो यहाँ पर कहीं इसकी सेंटर लाइन आएगी। ठीक है, ये जो डॉट्स मैंने लिए हैं ये डेप्थ ऑफ बीम है, ठीक। अब डेप्थ ऑफ बीम के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्योंकि ये विड्थ ऑफ फ्लैंज कॉलम की है, अब आपको देखना है जो आपका बीम है, बीम के फ्लैंज की विड्थ कितनी है, क्योंकि साइड से आप देखोगे तो आपको इस शेप की फिगर दिखेगी जिसमें ये फ्लैंज की विड्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर विड्थ ऑफ फ्लैंज आएगी 150, ठीक है। टोटल ये 210 है, इस पर 150, 150 का मतलब 15 mm, 15 mm का मतलब 0.75 इधर और 0.75 उधर। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा और ये ठीक है, बन गया। अब मैं इसकी सेंटर लाइन हटा दे रहा हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है कि थिकनेस ऑफ वेब कितनी है। इसकी खुद की भी कुछ वेब की थिकनेस है और जो आप इधर से इसके फ्लैंज को मिलाओगे तो इसके फ्लैंज को नीचे की तरफ मिलाया जाएगा, ठीक है। तो वेब की थिकनेस कितनी दे रखी है, वेब की थिकनेस है 6.7 mm, जो कि डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगी, मतलब 1 mm से भी कम है। तो हम सिंपली 1 mm ले लेते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के, और ठीक है, बस अब मुझे इसको ज्वाइन कर देना है, दैट्स इट। फिगर कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, ये आपका कॉलम के ऊपर बीम सेक्शन लग गया। अब इस बीम सेक्शन के ऊपर आपको लगाना है ये वाला वेब वाला क्लीट एंगल, ठीक है। क्लीट एंगल लगाने के लिए आपको क्लीट एंगल की लेग की लेंथ पहले से पता है 8 mm। तो बस कुछ नहीं, जितना आपने यहाँ पर क्लीट लगाया है उसी चौड़ाई से बस प्रोजेक्शन ले लेंगे। यहाँ से प्रोजेक्शन भी क्या लेंगे, बस स्केल रख लीजिए, आपको ऐसे आइडिया मिल जाएगा।
ठीक है। और यहाँ से 8 mm कुछ यहाँ तक आएगा और इधर से कुछ यहाँ तक आएगा, ठीक है। यही चीज़ टॉप पे करनी है। ये एक और ये दूसरा। और जैसे यहाँ पर आपको थिकनेस दिख रही थी, यहाँ पर भी थिकनेस दिखेगी, क्योंकि आप फिर एल शेप की एक फिगर को देख रहे हैं। तो एक लाइन में इसके इधर खींचूंगा और एक लाइन में इधर खींचूंगा, दैट्स इट। यहाँ पर आपने रिवेट्स लगा दिए और इन रिवेट्स को आपस में भी जोड़ दिया। अब ये देखिए, ये जो फ्रंट वाले रिवेट्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले हैं जो इधर साइड में गए हैं, और यहाँ जो फ्रंट में दिख रहे हैं वो ये हैं जो आपको यहाँ जो सीधे दिख रहे हैं वो इस डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इमेजिनेशन का फ़र्क है। बाकी ये आपका फिगर है फ्रेम कनेक्शन का, जिसमें आपके क्लीट एंगल और बीम सेक्शन और ISLB 600 और तीनों फिगर्स कैसे बनने हैं, दोनों फिगर्स मिला के वो इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, जिसमें हम देखेंगे अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। सो स्टूडेंट्स, बेसिक फिगर में कोई चेंज नहीं होने वाली है, इसीलिए मैंने टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है ऑलरेडी, तो मैंने बेसिक फिगर वही रखी है और उसको मैंने पहले से रेडी किया है। तो अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन, ठीक है, पहले वाला फिगर ही है, और क्योंकि डायमेंशंस वही हैं तो फिगर वही बनेगा, सिर्फ इसके जॉइंट्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको अभी प्रॉब्लम लगे तो आप पीछे वाला पार्ट एक बार फिर से देख लेना, इसको बनाने का तरीका आप समझ जाओगे। सीधे चलते हैं जॉइंट्स पे, ठीक है। तो क्योंकि देखो, सीटेड जॉइंट मैंने पहले बताया था, सीटेड जॉइंट का मतलब होता है, सीट वर्ड का ही मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को सीट के ऊपर रख दो, ठीक है, ताकि उसको एक सपोर्ट मिल जाए। तो जो पहले वाला जॉइंट था वेब पर जुड़ता था, सीट वाला जॉइंट ध्यान रखिएगा हमेशा फ्लैंज पर जुड़ेगा, ठीक है, यानी कि बीम की फ्लैंज पर, ठीक। तो बीम की फ्लैंज पर जोड़ने के लिए दो टाइप की सीट लगती हैं, ये ऊपर लगती है नीचे लगती है। ऊपर फ्लैंज सीट होती है, नीचे जो मेन सीट एंगल होता है वो होता है। तो फ्लैंज वाली जो होती है वो तो सिर्फ इसलिए होती है ताकि आपकी बीम दाएं बाएं खिसके ना, ठीक है। तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही ISA 80 ले रखा है, तो 80 का मतलब 8 mm हो गया, दोनों लेग 8 mm के होंगे। फिगर बहुत ईजी है, हम बस एक बार इसको पूरे वीडियो को अगर ध्यान से देख भी लेंगे तो मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम में आपकी गलती करेंगे इसमें, ठीक है। एंगल सेक्शन हल्का सा कॉर्नर से तिरछा होता है, तो ऐसे एक यहाँ बनेगा, ठीक है, और दूसरा सेक्शन ठीक है, ये बना नीचे, ठीक है। ऊपर वाले को कहते हैं फ्लैंज क्लीट, ठीक है, और ये जो नीचे है ये कहलाता है सीट एंगल, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, इसका जो जॉइंट होता है वो जॉइंट कुछ इस टाइप से होता है कि इसमें बोल्ट कनेक्शंस होते हैं इस जगह पर और बीम के फ्लैंज पे, और इसकी वर्टिकल फेस पे और कॉलम की फ्लैंज पे। सिमिलरली यहाँ पर होता है, मैं अभी इसको हटा दे रहा हूँ, इसको बाद में मैं अलग से कहीं लिख दूँगा, यहाँ पर और बीम की फ्लैंज पे, और यहाँ पर और कॉलम की फ्लैंज पे। मतलब एक बोल्ट वर्टिकल लगता है और दूसरा बोल्ट हॉरिजॉन्टल लगता है, एक ऐसे लगता है और एक ऐसे लगता है, ठीक है। अब बोल्ट्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, एक नहीं होता है, पर वो एक के पीछे एक होते हैं, इसलिए दिखते नहीं हैं। तो मैं इसीलिए एक एक बोल्ट आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको कलर से मार्क भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिगर को समझना ही असली ट्रिक है। ये देखिए, ये रहा, ठीक है, और यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके फ्लैंज से क्लीट जुड़ा, उसके फ्लैंज से क्लीट जुड़ा, और क्लीट ने दोनों को आपस में जोड़ लिया। सीट इसमें बीम रेस्ट करती है आपकी क्लीट एंगल पे आके, ठीक है। ये है फ्लैंज क्लीट, ठीक है। ये है सीट, ठीक, इसी सीट के ऊपर रेस्ट की, और इसीलिए इसका नाम है
अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन, ठीक है। स्टिफनर नहीं दिया है इसलिए अनस्टिफेंड है, सीट दी गई है इसीलिए सीटेड कनेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। इसमें और कुछ आपको नहीं बनाना, सिर्फ इतना ही बनाना है, बस चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये नेमिंग मार्किंग ज़रूर कर दीजिएगा, बिना इसके फिगर बनाएंगे कोई फ़ायदा नहीं, सारी मेहनत बेकार है, ठीक है। इसके बाद इसका ये पार्ट बहुत आसान है, उस वाले में थोड़ा सा ट्रिकी था कि विड्थ फिट करनी पड़ती थी। इसमें क्योंकि एक क्लीट नीचे लगी है तो इसका प्रोजेक्शन नीचे आएगा, एक ऊपर लगी है तो एक का प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, क्लीट की विड्थ कितनी होगी, विड्थ आपको कहीं नहीं दी होगी, विड्थ जितना चौड़ा फ्लैंज है उतनी ही चौड़ी क्लीट आपको लगानी है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से प्रोजेक्शन, जो कि जितनी डेप्थ यहाँ है उतनी ही डेप्थ आपकी क्लीट की यहाँ पर भी आएगी, और ठीक इसके फ्लैंज के नीचे इस तरीके से, और इसमें भी थिकनेस आपको दिखाई देगी क्योंकि एल शेप की है, तो ये जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल वाला सेक्शन है उसकी थिकनेस और जो वर्टिकल वाला सेक्शन है उसकी डेप्थ, ठीक है। ऊपर जो आपने लगाई थी उसके लिए भी सेम प्रोसेस करना है, ये भी यहाँ तक आएगा। स्केल को यहाँ पे रखिए, यहाँ मार्किंग्स करिए और एक लाइन यहाँ पे खींच दीजिए, बस दैट्स इट, हो गया आपका। यहाँ पर आपके बोल्ट्स लगेंगे, इसमें भी आपके बोल्ट्स लगेंगे, और यहाँ वर्टिकल सेक्शन में भी बोल्ट्स लगेंगे जिसके द्वारा आपका क्लीट जुड़ेगा बीम के फ्लैंज से, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। सीट कहाँ है, बीम कहाँ है, कॉलम कहाँ है, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फ्लैंज है, ये कुछ है, तो यहाँ पर तो आपने लिख दिया, यहाँ पर विड्थ ऑफ फ्लैंज लिख दीजिएगा, क्योंकि ISLB 600 है, ISLB 600 में विड्थ ऑफ फ्लैंज है 210, ठीक है। तो ये 210 हो गया। इसके अलावा इधर की साइड विड्थ 600 ये लिखा हुआ है तो ये 600 हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसके डायमेंशन लिख दीजिएगा। तो ये हो गया अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसमें आप स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन देखेंगे, ठीक है। अब स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन में सबसे पहले तो मैं नाम ही चेंज कर दूँ, वीडियो ऑलरेडी लंबा है इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, आपको जितना एग्जाम लायक है उतना ही बता रहा हूँ। स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन में ये सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके नीचे, सीट के नीचे एक पैकिंग प्लेट और एक स्टिफनर प्लेट या स्टिफनर एंगल और लग जाता है, ठीक है। स्टिफनर एंगल क्या होता है पहले वो मैं ज़रा जल्दी से बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, ये सेंटर लाइन है। अब यहाँ पर क्या है, दो एंगल सेक्शन है, ठीक है। एक एंगल सेक्शन इधर है सेंटर लाइन के, और एक एंगल सेक्शन सेंटर लाइन के इधर है, ठीक है। ये इनकी बोल्टिंग है, ठीक। तो एक एंगल सेक्शन, जब दो एंगल सेक्शन कुछ इस तरीके से बैक टू बैक रखे होते हैं, ये और ये, ठीक है। इसी का टॉप व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है। तो एक एंगल सेक्शन, दूसरा एंगल सेक्शन, और ये सब आपस में बोल्ट से जुड़े हैं। इसी टाइप की आप दो प्लेट्स के सेक्शन को इसके नीचे लगा देते हैं, वही आपकी स्टिफनर प्लेट होती है और इसको और ज़्यादा रिजिडिटी और स्ट्रेंथ देती है। तो यही होती है स्टिफनर प्लेट जो इसके नीचे लगती है, ठीक है। तो इसको बनाना कैसे है, बनाना बहुत आसान है, कुछ खास इसमें करना नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक पैकिंग प्लेट लगानी है, ठीक है। पैकिंग प्लेट क्यों लगानी है, क्योंकि जो एंगल सेक्शन है, ये वाला एंगल सेक्शन है, इसका जो वर्टिकल लेग है उसकी खुद की भी कुछ थिकनेस है। तो आप सीधे जो स्टिफनर लगाएंगे वो एंगल सेक्शन के वर्टिकल के नहीं, थोड़ा सा जो इसकी बाहर वाली विड्थ है उस पर लगाते हैं। तो जो अंदर वाली जो लेग की थिकनेस है उसके बराबर आप एक पैकिंग प्लेट लगाते हैं, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ क्यों, अगर समझ ना आ रहा हो, देखिए इस टाइप से आपका एंगल सेक्शन है ये, ठीक है। अब आपको स्टिफनर लगाना है यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक। यहाँ पर बोल्ट लगा देने हैं, ठीक। अब क्योंकि ये पीछे का हिस्सा खाली रह जाएगा तो इसको भरने के लिए पैकिंग प्लेट लगाई जाती है और कुछ नहीं। पैकिंग प्लेट चपटी प्लेट होती है जिसकी थिकनेस बराबर होती है, जितनी इसकी एंगल सेक्शन की थिकनेस होती है उतनी ही उसकी पैकिंग प्लेट की मोटाई होती है। तो पीछे पैकिंग प्लेट रख के उसके ऊपर से स्टिफनर लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले पैकिंग प्लेट लग गई, अब पैकिंग प्लेट के ऊपर ही वर्टिकल स्टिफनर लगा दिया,
ठीक। और क्योंकि यहाँ मैंने फिगर बना के दिखाया आपको कि एक पार्ट इनका जुड़ा होता है सामने और दूसरा पार्ट जुड़ा होता है इनका एक दूसरे से, मतलब ऐसे बैक टू बैक, ठीक है, दोनों के बैक से बैक ऐसे मिली रहती है, ठीक। तो इसमें यहाँ पर आपको बोल्टिंग दिखानी पड़ेगी स्टिफेंड वाले में, ठीक है। और इनको यहाँ पर क्योंकि वर्टिकल में नहीं वो यहाँ दिखेगा, और दूसरे आपको दिखाना पड़ेगा ये जो स्टिफनर आपने लगाए हैं, सॉरी पैकिंग प्लेट जो आपने लगाई है, पैकिंग प्लेट के पीछे की तरफ भी बोल्ट्स होंगे जो पैकिंग प्लेट को फ्लैंज से जोड़ेंगे, ठीक है। तो वही सेम कनेक्शन है स्टिफेंड वाला, अनस्टिफेंड वाला, सिर्फ उसमें नीचे एक वर्टिकल प्लेट और उसके पीछे एक पैकिंग प्लेट और लगा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला व्यू यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्योंकि देखिए पैकिंग प्लेट इसके पीछे है तो वो दिखेगी नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो स्टिफनर है ये पूरी जो एंगल है, एंगल सेक्शन है, उसको पूरा कवर कर रहा है फ्रंट से, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला एंगल सेक्शन है ये भी ख़त्म हो जाएगा और स्टिफनर जो आपका है वो पूरा ऊपर से दिखाई देगा, ठीक है। ये माइन्यूट सी बातें हैं, इन्हीं का ध्यान रखा जाता है ड्राइंग में। और कभी कभी जो नंबर कटते हैं और आपको लगता है नंबर हमारे क्यों कट गए, वो इसीलिए कटते हैं क्योंकि इतनी माइन्यूट बातों का ध्यान कोई रखता नहीं, और चेक करने वाला अगर कोई अच्छा मिल जाता है तो वो इन्हीं चीज़ों को पकड़ता है, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है, देखिए जो ये है, जो टॉप की थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है ये, ठीक है, ये जो स्टिफनर लगा, स्टिफनर यहाँ से लगा इसके नीचे से, ठीक है। तो ये वाली जो थिकनेस है ये अभी भी दिखाई देगी, ठीक। और जो स्टिफनर है वो इसके नीचे दिखाई देगा, इसीलिए मैंने जो छोटी वाली लाइन थी, जो कम दूरी वाली थी, वो नहीं मिटाई, मैंने मिटाई नीचे वाली, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरी नहीं मिटती, ऊपर तक नहीं ले जाते, ये इसी के जस्ट नीचे से लगा देते हैं, ठीक है। जो एंगल सेक्शन होता है उसकी एक लेग के नीचे से लगा देते हैं। तो यहाँ से लगाना है और यहाँ पर इसकी सेंटर लाइन रख देनी है, ठीक है। और सेंटर लाइन के दोनों तरफ भी 2 लाइन होगी क्योंकि दोनों बैक टू बैक जोड़े गए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। बस यहाँ पर इनके जॉइंट्स होंगे, ये बोल्टिंग में दिखा दे रहा हूँ, सामने फ्लैंज में, और यहाँ पर आपस में, क्योंकि ये दोनों अगर आपस में नहीं जुड़ेंगे तो एक सिंगल यूनिट की तरह काम नहीं करेंगे। आप यहाँ पर छोटे छोटे बोल्ट्स और दिखा सकते हैं, मैं मार्कर से बना रहा हूँ इसलिए इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन, ठीक। तो फ्रेंड्स ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है और मुझे पता है कि इतना लंबा वीडियो जनरली आप लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, बट फिर भी टॉपिक ज़रूरी था और इससे पीछे के चैप्टर्स में ऑलरेडी करा चुका हूँ अपने पिछले वीडियोस में, तो आई थिंक आपको वो हेल्प वहाँ से मिल जाएगी। और जल्दी ही मैं आपका लास्ट चैप्टर प्लेट गर्डर भी आपके लिए लेकर आऊँगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए नए वीडियोज़ बनाने के लिए अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलता कि कोई स्टूडेंट जब इंटरेस्टेड ही नहीं है तो किसके लिए बनाया जाए, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग भी, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आंसर करेंगे उसका। थैंक यू।